अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत मज़े का लेक्चर है। तो बेसिकली जो टॉपिक्स मैं ट्राई करूँगा इसमें कवर करने की, तो उनमें से होंगे न्यूक्लियर स्पिन। जिस तरह स्पिन का हमने कॉन्सेप्ट देखा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी स्पिन की वजह से इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, और उसी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की वजह से एक मैग्नेट बनता है। तो इस तरह न्यूक्लियस की स्पिन कैसे है, न्यूक्लियर मोमेंट्स कैसे बनते हैं, मोमेंट्स यानी कि मैग्नेट्स कैसे बनेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई जो मेडिकली यूज़ होता है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो पॉइंट्स की फॉर्म में लेक्चर मैंने देखा हुआ है, इसको मैं रीड आउट भी करूँगा, कुछ जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो चलें जी, जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन हैज़ एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इट्स स्पिन। लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से एक उसका इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम बनता है, और उसी इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसमें एक छोटा सा मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा। इट हैज़ बीन फाउंड दैट बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव सेम इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम टू। उसी तरह का एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम हमें एक्सपेरिमेंटली मिला, प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी। अब प्रोटॉन के लिए तो समझ आती है कि जी प्रोटॉन है वो स्पिन कर रहा है। अच्छा, वो स्पिन अभी फ़िलहाल अगर आप समझने के लिए इसको कहते हो क्लासिकली, जिस तरह आप कहते हो कि जी वो अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है, तो वो स्पिन है अर्थ की तरह। समझने के लिए आप इसको समझ सकते हो, अदरवाइज़ स्पिन एक क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, इसका घूमने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो अगर लेट सपोज कोई प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है ऐसे गोल, लेट सपोज घूम रहा है, तो कुछ बात समझ आती है कि कोई चार्ज पार्टिकल है। अब ये जो न्यूट्रॉन है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ गया, इसमें स्पिन कहाँ से आई। न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है। अब मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन का अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व हो रहा है तो वो है उसकी स्पिन की वजह से। अब स्पिन है तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो ये बजाते खुद चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है, इसके अंदर डिफरेंट क्वार्क्स हैं। तो अब प्रोटॉन इज चार्ज पार्टिकल एंड इट इज़ ईजी टू इमेजिन a positive charge spinning and creating magnetic moment. But neutron, being a neutral particle, also has got some magnetic moment, suggesting that neutron is made up of some smaller charge particle. इसको मैंने अभी explain कर दिया। In the nucleus, protons and neutrons are not in static position. Rather, they have angular momentum. इसका जो total angular momentum है वो बराबर होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। जो न्यूक्लियॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, वो दायरे में भी घूम रहे हैं और स्पिन भी है उनमें। अब उसकी वजह से न्यूक्लियस का एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। सो ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स मेक अ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पॉलिक स्टूडेंट प्रिंसिपल वगैरह, ये ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाना चाहता क्योंकि ये एटॉमिक फिज़िक्स का टॉपिक है। क्वांटम मैकेनिक्स की आप थोड़ी बेस बना लो और फिर एटॉमिक फ़िज़िक्स में इसको आप डिटेल से पढ़ोगे। और असल में ये टॉपिक है न्यूक्लियर फिज़िक्स का कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो कैसे स्पिन करते हैं, उनमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है और ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी है। अब ये इसको समझने के लिए आप इस तरह देखोगे पॉलिक स्टूडेंट प्रिंसिपल में कि लेट सपोज आपके पास एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है तो उसकी स्पिन अप होगी। जो दूसरा न्यूट्रॉन है उसके साथ, लेट सपोज हाइड्रोजन में हमारे पास सिर्फ एक एक हो गया प्रोटॉन, एक होगी न्यूट्रॉन ड्यूट्रियम में।
spin of the proton is up, spin of the neutron is up, दोनों की स्पिन अप हो सकती है। अगर आप ट्रिटियम देखो तो उसमें एक प्रोटॉन है और साथ दो न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन आ गया अप स्पिन में, अब ये दो न्यूट्रॉन्स आ गए। अब इन दोनों न्यूट्रॉन्स को अगर आप चेक करो तो इनकी जो स्पिन है एक अप में होगा, दूसरा डाउन में होगा, ताकि दोनों की स्पिन आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो रिजल्टेंट जो न्यूक्लियस आ गया उसकी स्पिन आ गई अप। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करके देख लूँ जी, ये आ गई स्पिन ऑफ दी प्रोटॉन प्लस जो दो न्यूट्रॉन है उसमें से एक आएगा अप स्पिन में, एक आएगा डाउन स्पिन में, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ट्रिटियम की जो स्पिन बन गई, ट्रिटियम की स्पिन रिजल्टेंट स्पिन बन गई हाफ, क्योंकि ये भी हाफ स्पिन है, ये भी हाफ है, ये हाफ है, ये दोनों हाफ आपस में कैंसिल हो गए। तो ड्यूट्रियम की कैसे बनेगी? ड्यूट्रियम में मेरे पास एक है प्रोटॉन, हाफ स्पिन का पार्टिकल है, दूसरा न्यूट्रॉन, वो भी हाफ स्पिन का पार्टिकल है। तो हाफ और हाफ इसकी टोटल स्पिन आ गई 1। पाली एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि किसी एटम के अंदर एक ही पार्टिकल की दो स्पिन एक जैसी नहीं हो सकती। जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स को आपने देखा था, इलेक्ट्रॉन्स इन दी हीलियम, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक स्पिन अप में है, दूसरा डाउन में होगा। लेकिन जो प्रोटॉन है उसकी स्पिन अप है, प्रोटॉन की कोई और स्पिन है, इलेक्ट्रॉन्स की कुछ और स्पिन है, क्योंकि वो अपोजिट पार्टिकल्स हैं। अब ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन स्पिन अप, न्यूट्रॉन स्पिन अप, क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो एक ही स्पिन में रह सकते हैं। ट्रिटियम इसके अंदर एक और न्यूट्रॉन आ गया तो इस वाले न्यूट्रॉन की अपोजिट्स वो स्पिन रखेगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन जो है ये 0 भी हो सकती है, ये आपके पास होगी, हाफ भी होगी, 1 भी होगी, हाफ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। लेकिन ये जो चीज़ थी थोड़ा सा समझने के लिए कि न्यूक्लियस की एक ओवरऑल टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम होगा, टोटल स्पिन होगी, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के, ये मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड एटम ले लूँ सोडियम का, 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 न्यूट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स में से एक प्रोटॉन अप में है, दूसरा डाउन में है, तीसरा अप में है, चौथा डाउन में है। 11 प्रोटॉन्स हैं तो 10 प्रोटॉन्स जो वो 5 ऊपर 5 नीचे, इन्होंने आपस में कैंसिल कर दिया, एक रह गई स्पिन अप, प्रोटॉन की वजह से स्पिन हाफ अप आ गई। अब न्यूट्रॉन्स जो हैं उनकी भी एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, तो ये सारे आपस में जो कैंसिल कर देंगे। 11 अगर न्यूट्रॉन्स हैं तो 5 अप में होंगे, 5 डाउन में होंगे, कैंसिल, रिजल्टेंट एक आ गई, एक हाफ। तो सोडियम एटम की जो मैग्नेटिक स्पिन होगी, न्यूक्लियर स्पिन, वो 1 ड्यू टू प्रोटॉन, 1 ड्यू टू न्यूट्रॉन, एक एक्स्ट्रा जो है, बाकी सब ने आपस में कैंसिल कर दिया एंड सो ऑन। अब यूरेनियम वगैरह 92 तक आप बनाते जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। सो ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस हैज़ अ होल, द nucleus as a whole behaves like a magnet and we observe the magnetic moment of the nucleus experimentally। तो एक्सपेरिमेंट में ये बताते हैं कि जो अकेला न्यूक्लियस है उसका एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने देखा बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, कम से कम जो पॉसिबल एटम का मैग्नेटिक फैक्टर है वो आ गया हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करे तो बोहर मैग्नेटॉन उसका मैग्नेटिक इफेक्ट। सिमिलरली
उसी का जो न्यूक्लियस है उसमें जो कम से कम मैग्नेट पैदा हो सकता है वो आ जाएगा बोहर मैग्नेटॉन। वही फार्मूला, लेकिन ये आ जाएगा बोहर मैग्नेटॉन फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये बन गया म्यू फॉर न्यूक्लियस। तो इसमें हमारे पास मास रिप्लेस हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय मैंने लिख लिया मास ऑफ प्रोटॉन। बाकी कांस्टेंट्स हैं, ई एच बार बाय 2 कांस्टेंट आ गया। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को मैंने चेंज करके लिख लिया मास ऑफ द प्रोटॉन। तो अब मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, जो बन रही है 5.05 10⁻⁻27। और बोहर मैग्नेटॉन जो बनना था ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बनना था 9.227 10⁻⁻21, जो बहुत बड़ी थी। क्यों इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्यों ज़्यादा आ रहा है? उसके मास की वजह से। क्योंकि ये आपको ये बताता है इक्वेशन कि मास और मैग्नेटिक मोमेंट आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका ज़्यादा है। सिमिलरली प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका कम है। अब म्यू एन इज़ वेरी वेरी लेस देन म्यू बी, indicating that mass of the proton is much higher than mass of the electron। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया कि न्यूक्लियस के अंदर स्पिन की वजह से कैसे मैग्नेटिज्म अराइज होता है। अब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR इंतहाई इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसको केमिस्ट्री वाले बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री वाले क्यों पढ़ते हैं? उनके पास कोई सैंपल आ गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जब केमिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें साल्ट एनालिसिस पढ़ा था। आपको एक अननोन साल्ट दिया गया और आपसे कहा गया कि फाइंड करो कि इसमें ये कौन सा साल्ट है। सोडियम क्लोराइड है, लेट्स सपोज, एक NaCl है, दूसरा KCl है। दोनों आपको दिए गए, आपने फाइंड करना है KCl कौन सा है, NaCl कौन सा है। तो उसके ऊपर आपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाने थे। किसी को बर्न किया, किसी को हमने पानी में हल किया, उसके साथ रिएक्शन करवाया HCl के साथ। तो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमें ये पता चला कि ये वाला साल्ट NaCl का है और ये KCl का है। नाउ एक और तरीका जो बहुत अच्छा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से आप किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो कि ये कंपाउंड बेसिकली कौन सी एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये 100% ठीक होगा। वो जो आप केमिकल रिएक्शन वगैरह करते हो उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं होती, उसमें आप सिंपल ओवरऑल देखते हो कि मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है। यहाँ पे आपको एक एक एटम का बता दिया जाएगा कि ये एटम कौन से कंपाउंड का है। NMR टेक्निक वहाँ यूज़ होती है। अब ये होती कैसे है? इफ़ वी हैव अ हाइड्रोजन एटम in which we have only one proton and it can have spin up or spin down। अब हमारे पास एक प्रोटॉन है, या वो स्पिन अप में होगा या वो स्पिन डाउन में होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन ये जो स्पिन कर रहा है इसमें राइट हैंड रूल लगा लो, इस पर एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो म्यू एन ऊपर की तरफ बनेगा इस तरह से, और अगर क्लॉकवाइज मूव करे तो म्यू एन, यानी कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ बन गया। अभी ऊपर और नीचे का मतलब है ये नॉर्थ पोल बना है इसका, नॉर्थ, और ये साउथ बना, और इस केस में नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है। इन एनी केस एक छोटा मैग्नेट बन गया। व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रीसेस। अब इसी मैग्नेटिक, ये जो दो पड़े हुए हैं, इधर मैंने लगा दी एक, लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाने के लिए यहाँ रख लिया नॉर्थ पोल और यहाँ बना लिया साउथ पोल। अब इस नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में क्या होगा? बेसिकली होगा ये कि ये एक टिल्ट करेगा। टिल्ट कैसे करेगा? ये जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीसेस करेगा। प्रीसेस का मतलब दायरे में हरकत करती हुई कोई भी चीज़ टिल्ट करे। जस्ट लाइक आप लोगों ने अक्सर वो छोटे बच्चों के लिए वो क्या होता है, समन कॉल इट लटूनी, लट्टू, टॉप, जिसको आप घुमाते हो वो घूमता है। अब पहले तो वो घूम रहा है जब अपने मोमेंटम में जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड,
एंड एयर के साथ एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो अपनी एनर्जी लूज़ करते जाता है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी असर करने लगती है। तो ग्रेविटी की असर के बाद उसकी वो जो जब घूम रहा है तो उसको बिल्कुल नीचे नोक से लेके ऊपर तक टिल्ट बिल्कुल सीधा है। जस्ट लाइक अगर इस तरह मैं इतना बना लूँ, ये अगर एक टॉप की शक्ल बन जाए, नॉर्मली अगर घूम रहा है तो बिल्कुल ऐसे होगा, लेकिन जो ही ग्रेविटी ने असर किया ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे, तो वो फिर झूलने लगता है और झूलने के बाद वो गिर जाता है। सेम इज़ द केस। अब ये जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिसिशन, द स्लोली slow down of the motion of the axis of the spinning body around another axis due to the torque ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अभी वो टॉप वाली मैंने एग्जांपल दी, वहाँ पे लट्टू, ये जो लटूनी है उस लटूनी पे ऐड करती है ग्रेविटी, जो उसको स्लो करके पहले उसको उसकी जो एक्सिस है उसमें जायरेशन आएगी, उसमें थोड़ी सी प्रिसीजन आएगी, और प्रिसीजन के बाद वो उसमें टार्क पैदा होगा। अब यहाँ पे इस केस में जो हम मैग्नेटिक इसमें पता कर रहे हैं, तो ये जो मेरे छोटे मैग्नेट से उस पर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसको थोड़ा सा टिल्ट करेगी ऐसे या ऐसे, तो ये टिल्ट आ गया और प्रिसीजन पैदा हुई। अब द फ्रीक्वेंसी विद विच द process is takes place is called Larmor frequency। Larmor प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये उसकी जो एक्सिस है वो शिफ्ट होती है दूसरी तरफ, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं लार्मर प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एल से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की। डेफिनेटली अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगाई है तो बहुत जल्दी जल्दी हिलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो इसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब B is the external applied magnetic field, omega L of the proton in an external magnetic field of 1 टेस्ला। अब ये उसकी एक्सपेरिमेंटल एक चीज़ दिखाई गई है कि अगर मेरे पास कोई प्रोटॉन है, उसको मैं 1 टेस्ला की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो कितनी उसकी प्रिसिजन की फ्रीक्वेंसी होगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी, वो बन रही है अराउंड 42.577 मेगाहर्ट्ज़। इस फ्रीक्वेंसी के साथ वो उसमें प्रिसिजन का प्रोसेस होगा, यानी कि उसकी जो एक्सिस है वो शिफ्ट होगी, टिल्ट होगी। नाउ ये एक फिगर है, इसमें आप देखो ये आपके पास z डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये म्यू बन गया, ये न्यूक्लियस है, ये उसकी एनर्जी है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एनर्जी, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब एक म्यू की डायरेक्शन ये है, दूसरी म्यू की डायरेक्शन along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये बन गया आपके पास नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। अब इसके दरमियान एक कैंपस नीडल पड़ी हुई है, कैंपस नीडल ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ है। अब कैंपस नीडल का साउथ पोल ये बन जाएगा और नॉर्थ पोल ये बन जाएगा। अब इस केस में इनकी एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, यानी कि ये जो नीडल पड़ी है ये अपने मिनिमम लेवल पे पड़ी है, ये मज़ीद नहीं घूम सकती, मज़ीद वर्क डन नहीं कर सकती, ये आगे इसकी मिनिमम एनर्जी का लेवल। दूसरा वो होगा कि मेरे पास मैं एक ऐसा मैग्नेट बनाऊं जिसमें ये बन जाए नॉर्थ पोल, ये बन जाए साउथ पोल, और मेरे पास जो पड़ा हुआ है कैंपस नीडल, ये उसका नॉर्थ पोल बने और ये उसका साउथ पोल बने। अब इस केस में नो सॉरी, ये तो पहले वाला केस था, इसमें वो मज़ीद नहीं घूम सकता, ये नॉर्थ बन जाए और ये साउथ, यानी कि अभी वो रखा है, अभी वो मूव नहीं किया। अब इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, हाई एनर्जी में ये एनर्जी लूज़ कर सकता है, ये घूम के नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ इधर आएगा, इसमें एक टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क जब प्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर वर्क डन होगा,
सो इट मीन्स ये हायर एनर्जी का है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास जो म्यू है वो आपस में अलाइन हो जाए, दोनों की एक ही डायरेक्शन आ जाए, तो फिर लोअर एनर्जी बन सकती है। और अगर उनकी अलाइनमेंट एंटी पैरेलल हो तो फिर मैक्सिमम एनर्जी होगी। और डेल्टा ई आपके पास बन गया ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ये थोड़ा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लो, तकरीबन यही बातें जो मैंने आपसे कही हैं। अच्छा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू in the external magnetic field B is given by potential energy is equal to minus mu naught dot P। पोटेंशियल एनर्जी होती है म्यू नॉट यानी कि म्यू डॉट बी। अगर म्यू क्रॉस बी हो तो क्या होगा, ये आप लोगों ने ईएमटी में पढ़ा होगा। ईएमटी के पिछले कोर्स में आप लोगों ने इसको देखा होगा। म्यू क्रॉस बी आपको देता है टॉर्क, माइनस म्यू डॉट बी देता है आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो ये म्यू बी कॉस थीटा, म्यू बी कॉस थीटा आपको देगा पोटेंशियल एनर्जी, और आपको मिलेगी टॉर्क म्यू बी साइन ऑफ थीटा से। अच्छा, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज लाइंड अप इन द फील्ड as closely as quantum physics allows, the potential energy has a minimum value E minimum, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो, just like the campus needle in external magnetic field। ये कैंपस नीडल की मैंने आपको एग्जांपल ऊपर दे दी। when mu is anti parallel, mu against है, then the potential energy has maximum value, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, ई मैक्सिमम। अब इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व ट्रांजिशन बिटवीन दीज टू स्पिन स्टेट्स थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप कैसे कर सकते हैं, स्पिन अप से स्पिन डाउन में ले जा सकते हैं। स्पिन अप से स्पिन डाउन में ले गए, इसका मतलब ये हो गया कि वो जिस तरह पैरेलल पड़ा है तो उसको एंटी पैरेलल ला सकते हैं। यानी कि अगर मिनिमम एनर्जी में है, मैंने उसको एनर्जी सप्लाई की, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और चला जाएगा दूसरी क्वांटाइज स्टेट है, या अप होगी या डाउन होगी, हाई एनर्जी में चला गया। अब हायर एनर्जी से वो एनर्जी लूज़ करेगा, वापस से मिनिमम एनर्जी में आ जाएगा। फिर मैंने उसको एनर्जी दी, फिर उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर हायर में चला गया। तो ये फ्लिप मैं कर सकता हूँ। इस प्रोसेस को मैं कहूँगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। A constant magnetic field B is introduced to align magnetic moments along with another weak oscillating magnetic field oriented perpendicular to B। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। जो मैंने फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है उसी के परपेंडिकुलर मैं एक वीक सी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वो कम होती है ज़्यादा होती है, यानी कि नॉर्थ साउथ बनता है, साउथ नॉर्थ बनता है। अब ये फील्ड क्या करेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू लार्मर फ्रीक्वेंसी। हर वो पॉइंट जिस पे लार्मर फ्रीक्वेंसी के बराबर मैंने अगर एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने वो सेकंड अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और लार्मर फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो जो टॉर्क बनेगा वो इतना बढ़ जाएगा कि वो उसको फ्लिप कर देगा। स्पिन डाउन, वो अगर नीचे वाली एनर्जी लेवल में है ई मिनिमम, तो ई मिनिमम से वो चला जाएगा ई मैक्सिमम में। ई मिनिमम से ई मैक्सिमम तक जाने के लिए या एनर्जी को फ्लिप करने के लिए क्या करना है, मैंने फ्रीक्वेंसी एक जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है उसको अलाइन करने के लिए उसी के परपेंडिकुलर एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगानी है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की। बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स में लगाऊंगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की, यानी कि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड सो ऑन। बहुत सारी मैंने मैग्नेटिक फील्ड्स लगाई, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एल। ओमेगा एल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहाँ मैच कर गए तो वहाँ पे होगी रेजोनेंस, और रेजोनेंस के नतीजे में आपको पता है मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर किस चीज़ का बढ़ेगा, टार्क का, क्योंकि ये टार्क प्रोड्यूस कर रहा है। वो लट्टू वाली एग्जांपल, उसमें वो बढ़ जाएगा और एनर्जी मिनिमम से मैक्सिमम में चला जाएगा। सो अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखो,
So a transition takes place between E minimum to E maximum, and some energy is absorbed, and this energy is detected in the equipment. अब जिस इक्विपमेंट मैंने रखा हुआ है, एनर्जी फ्लिप जब करेगा तो वो मिनिमम से हायर से लोअर से हायर में चला गया। इस दौरान मैंने ये देखा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई की हुई है, जो ऑसिलेट कर रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी कमी आई है। जितनी कमी उधर आई है वो एनर्जी इधर एब्जॉर्ब कर दी है न्यूक्लियस ने, जिसने इसको फ्लिप किया लोअर से हायर एनर्जी में। इसको मैं जो इक्विपमेंट है मेरा उसमें मैं ऑब्जर्व कर लूँगा। दे ऑब्जर्व एनर्जी, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल विद इट्स इन्वायरमेंट। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक रेजोनेंस मैंने बाहर से एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उसे दिया, जब उसकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच कर गया तो उसने थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और हायर एनर्जी में चला गया। हायर एनर्जी में वो बिल्कुल अपोजिट चला गया। जिस तरह मैग्नेटिक कैंपस है उसको मैंने लेट सपोज नॉर्थ और साउथ अरेंज किया हुआ, उसने मैंने हाथ से उसको अपोजिट साइड पे मैं ले गया। हाथ से जब मैं ले गया तो उसने अपने अंदर थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा वो उस एनर्जी को यूज़ करते हुए टार्क प्रोड्यूस करेगा। सेम यही चीज़ है, मैंने साथ में डिटेक्टर लगाए हुए हैं जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि कोई भी एटम और स्पेशली एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो अपने इर्द गिर्द एनर्जी को कैसे इमिट करता है या रेडिएट करता है, इन्वायरमेंट में उसका बिहेवियर कैसे वो मुझे पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ NMR इज़ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है MRI। किसी का ब्रेन की अगर कोई चोट आ जाए या इंटरनल कोई मसला है ऑर्गन का, तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप जाके MRI करवा लो। MRI बेसिकली एक ट्यूब सी होती है, उसके अंदर बंदे को लेटा देते हैं और जब उसको लेटाते हैं तो उसको कहते हैं कि किसी किस्म की कोई मेटेलिक चीज़ अंदर नहीं लेके जानी अपने साथ। स्पेशली फीमेल्स वगैरह जब जाती हैं तो उनको कहते हैं कि आप कान में बालियाँ और गले में कोई हार वगैरह या अंगूठी वगैरह कुछ ना हो। वजह क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर उसको इंतहाई हाई लेवल की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप घर की छत के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, नीचे गाड़ी ठहरी हो, एक छोटी सी गाड़ी हो जिस तरह मेहरान है, आल्टो है, तो ये गाड़ी जाके छत के साथ लग जाएगी, इतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी के परपेंडिकुलर फिर एक पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब जो एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर उन जितने भी आपके एट मैक्सिमम आपके पानी जिस्म के अंदर पानी होता है और पानी का मेन कंपोनेंट है हाइड्रोजन। सिमिलरली आपके बाकी जितने DNA है उसमें भी हाइड्रोजन है। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन हैं, जितनी भी आपकी बॉडी है हाइड्रोकार्बन से बनी है, तो हाइड्रोजन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलाइन कर देगा। अब जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या करेगी, वो जिस तरह लट्टू घूम रहा होता है, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से अलाइन हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल म्यू चेंज करके थोड़ा हट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो मैं एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूँ, अब ये उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, एक अपनी ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ वो उस मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के वापस आएगा और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड पे जाएगा। जैसे उसको हम कम करेंगे ज़्यादा करेंगे। और जो मैं पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूँ, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जो वो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी अपनी नेचुरल प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी अगर बराबर हो गई तो फिर ये फ्लिप कर जाएगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की वो मेरे MRI डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर उसके बाद जब उसको एनर्जी मिली, एनर्जी रिलीज़ करेगा तो फिर अपनी पुरानी पोजीशन पे। तो इसका मतलब है ये ऐसे घूम रहा है, घूमते हुए ये थोड़ा अप है, फिर अप से 90 के एंगल पे चला जाता है, कोई 30 के एंगल पे जाएगा, कोई 40 के एंगल पे जाएगा और फिर वापस से उधर। तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इससे मैं एक पिक्चर बना लूँगा उसकी। उस पॉइंट से मुझे सिग्नल मिल रहा है।
तो कंप्यूटर उधर की एक पिक्चर बना लेगा। चलिए मज़ीद मैंने क्या लिखा है इसको देखते हैं। Almost 2/3 of the atoms of the human body are hydrogen atoms. So strong magnetic field causes these hydrogen atoms to precess at different frequencies, so that it provides a signal of uh, position of the proton या हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस एक प्रोटॉन ही होता है, तो वो प्रोटॉन किस तरह बिहेव करे, वो अपनी पोजीशन बताता है, अपनी डायरेक्शन बताता है। इस डायरेक्शन में मैं पढ़ाऊँ। A powerful computer uses this data of flipping hydrogen between low energy E minimum and higher energy E maximum to generate a digital image. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? It causes minimum damage to the cell as photon of the radio frequency, जो हम इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी कर रहे होते हैं, that is around 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और मॉलिक्यूल की जो ब्रेकेज की एनर्जी होती है वो होती है अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो उसकी जो एनर्जी होती है हमारे पास सिग्नल की वो बहुत कम है, 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को इफेक्ट नहीं करती। सो ये आपको इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करती एज़ कम्पेयर टू एक्सरेज या और जितनी तरीके हैं। और इससे जो इमेज आता है वो भी बड़ा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस होते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक रेजोनेंस की एक छोटी सी एग्जांपल थी। सो आज के लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर हो तो वो पूछ लिया करो। ओके जी, थैंक यू।